नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, सत्ता पर किसी भी तरह बने रहने की कोशिशों में बीजेपी जिस तरह के हथकंडे अपना रही है, अब कांग्रेस ने उन पर सख्त तेवर दिखाए हैं। बीजेपी के सरकारी प्रचारक खड़े करने की कोशिश पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लंबा चौड़ा खत लिखा है और उन्हें नियम कायदों सबकी याद दिला दी है। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और ये जो बात हम यहां कर रहे हैं ये क्या कह रहे हैं। शायद आपको समझ में नहीं है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन तमाम चुनावी राज्यों में क्या कुछ चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सरकारी प्रचारकों की जरूरत बीजेपी को क्यों आन पड़ी है उसकी चर्चा पहले करते हैं। आइए, हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहां मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को पहले सुनिए। प्रधानमंत्री जी सरकार के ओर से उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है और जिसमें उन्होंने ये भी कहा है सरकार ने कि एक तो मोदी जी हमेशा प्रचार में ही तल्लीन रहते हैं और जब उनके खिलाफ देश में एक माहौल बन रहा है, कुछ ना कुछ नया एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। तो उसमें से ये एक उन्होंने निकाला था, हमने उसको जवाब भेजा है। सरकारी अफसरों को, फौजियों को प्रचार में लगाना या प्रचार बनने में उनको किसी एक नाम से पुकारना ये ठीक नहीं है। और दूसरी चीज, ये जो मोदी सरकार ने आदेश भी दिया है कि जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरीज, जो भी ऑफिसर जिले में, वो रथ प्रभारी बनेंगे और वो सरकार का काम छोड़कर इनका प्रचार करते फिरेंगे। ये कहीं भी ऐसा नहीं होता। आपको अपना प्रचार कराना है तो वहाँ आपके पास तो पहले से आप प्रवीण है कि इसका आपने डीडी का इस्तेमाल करते हो, उसके बाद में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसका भी इस्तेमाल करते हो। लेकिन आज मैं पहली बार ऐसा देखा, किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अफसरों के। तो यहां मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो बात कह रहे हैं उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इनकी बात को पूरी करता हूं। आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले सरकार ने अपनी नीतियों और योजनाओं के प्रचार के लिए सेना को कुछ शहरों में सेल्फी पॉइंट बनाने के निर्देश दिए थे, जिसमें मोदी के कटआउट, जी हां, मोदी के कटआउट लगाने की भी बात हुई थी। अब एक खबर और सामने आई है जिसके मुताबिक कार्मिक विभाग ने 17 अक्टूबर को एक निर्देश पत्र जारी किया। यह निर्देश पत्र है जारी किया है जिसमें सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वो अपने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को जिला रथ प्रहरी के तौर पर नॉमिनेट करें, और इन रथ प्रहरियों का काम होगा कि वो 20 नवंबर से 25 जनवरी तक, जी हां 20 नवंबर 2023, अगले महीने 20 नवंबर, आज की तारीख है 22 अक्टूबर, आज से ठीक लगभग 28 दिन बाद, और उसके बाद 25 जनवरी तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा में 9 सालों में एनडीए सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करें, उनका उत्सव मनाएं। आपको याद दिला दूं कि अगले महीने से यह यात्रा शुरू होने वाली है और यही वक्त 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का भी है। यानी एक तरफ आचार संहिता लागू रहेगी और दूसरी तरफ मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार सरकारी अधिकारी रथ प्रहरी बनकर करेंगे। रथ प्रहरी बनकर करेंगे सरकारी अधिकारी मोदी सरकार के चुनावों का प्रचार। 20 नवंबर से, देखिए इस पर लिखा 20 नवंबर 2023 टू 25 जैन 2024 ये करने का, और भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये तमाम चिट्ठी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए दोस्तों इतनी चालाकी आज तक शायद ही किसी और पार्टी ने दिखाई हो, और इस तरह सेना और सरकारी अफसरों का राजनीतिकरण किया हो। बहरहाल
बीजेपी की इस चालाक कोशिश का पर्दाफाश कांग्रेस अध्यक्ष ने किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है, जो बातें आप सुन रहे थे। और उन्होंने एक खत लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इस खत में उन्होंने लिखा है कि यह केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का उल्लंघन है। इसके तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। हालांकि अब सरकारी अधिकारी सूचना प्रसारित करने लगे हैं, लेकिन उनके लिए जश्न मनाना और उपलब्धियां गिनाना ठीक नहीं है। खड़गे ने यह भी कहा है कि अगर विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को वर्तमान सरकार की मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए नियुक्त किया जा रहा है, तो हमारे देश का शासन अगले 6 महीनों के लिए ठप हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगले 6 महीने अगर वो यही काम करेंगे तो शासन प्रशासन कौन चलाएगा। इससे पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स यानी कि ट्विटर पर कहा था कि मोदी सरकार के लिए सरकार की सभी एजेंसियां, संस्थान, हथियार, विंग और विभाग अब आधिकारिक तौर पर प्रचारक बन गए हैं। ऐसे में हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान की रक्षा के मद्देनजर यह जरूरी है कि उन आदेशों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए जो नौकरशाही और हमारे सशस्त्र बलों के राजनीतिकरण को बढ़ावा देंगे। ये बहुत बड़ी बात यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन ने जो चिंता जतलाई है दोस्तों, वो जायज है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त देश की सत्ता पर बने रहने की है। तभी तो वो ट्रेन का नाम नमो भारत रखते हैं। अभी आपने देखा एक ट्रेन का उद्घाटन उन्होंने किया, उस ट्रेन का नाम जो है नमो भारत है, वो रखवा रहे हैं और सरकारी अधिकारियों से अपना प्रचार करवा रहे हैं। आप याद कीजिए कि एक रथ यात्रा ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा दिया था, लेकिन क्या इस दूसरी रथ यात्रा के कारण बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है? यह बड़ा सवाल है। लेकिन ये रथ यात्रा निकालने के अलावा जो सेल्फी पॉइंट है, उस सेल्फी पॉइंट की कुछ जानकारी आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। और जो आदेश दिया गया है, उस आदेश में बताया गया है सीधा कि डिफेंस मिनिस्ट्री को बताया गया है कि सेल्फी पॉइंट बनाएं, रक्षा मंत्रालय सेल्फी पॉइंट बनाए, और इसमें 822 सेल्फी पॉइंट पूरे देश के अलग अलग शहरों में बनाने के लिए कहा गया। 822 सेल्फी पॉइंट पूरे देश के अलग अलग शहरों में बनाने के लिए बोला गया है, जिसमें मोदी सरकार का प्रचार होगा। और इसमें ये जो काम दिया गया है, जिसमें इंडियन आर्मी है, थल सेना, उनको कहा गया है 100 सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए। एयरफोर्स को बोला गया है और नेवी को बोला गया है 75 सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए। और डीआरडीओ को और बीआरओ को, डीआरडीओ आप जानते हैं, बीआरओ भी आप जानते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इनको 50 सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए बोला गया है। सैनिक स्कूल को बोला गया है, सैनिक स्कूल जहां बच्चे पढ़ते हैं, उनको 50 सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए बोला गया है। और बाकी जो 422 बचे हुए हैं, ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को, डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया। 822 डिफेंस के डिपार्टमेंट को, डिफेंस मिनिस्ट्री को कहा गया है कि आप 822 सेल्फी पॉइंट बनाइए। और ये कौन कौन से शहर हैं ये भी बता दे रहा हूं। दिल्ली है, प्रयागराज है, पुणे, बेंगलुरु, मेरठ, नासिक, कोल्लम, कोलकाता और गुवाहाटी, ये सब सिलेक्ट किए गए हैं। 9 शहर हैं, 822 सेल्फी पॉइंट बनाना है। गुवाहाटी में है, कोल्लम में है, कोलकाता में, मेरठ में, दिल्ली, प्रयागराज, पुणे, बेंगलुरु, कोल्लम, ये तमाम शहरों में बनाने के लिए बोला गया है। और एक तो ये सेल्फी पॉइंट, दूसरी बात जो यहां रख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जिसमें वो कह रहे हैं कि रथ प्रहरी बनाया जाए। किनको? सरकारी अधिकारियों को, डिप्टी लेवल के जो अधिकारी हैं उनको। तो ये एक बड़ा सवाल है कि एक रथ यात्रा जिसके कारण बीजेपी यहां तक पहुंची, 2023 में हम देख रहे हैं, और एक दूसरी रथ यात्रा निकालने के लिए सरकारी प्रहरी रथ जो प्रहरी रथ जो है वो निकाल करके क्या सत्ता से बाहर हो जाएगी बीजेपी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पहली रथ यात्रा में धर्म के नाम का गलत इस्तेमाल हुआ था और अभी प्रशासनिक व्यवस्था का गलत इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल इस बार के चुनाव में बीजेपी की हालत पतली दिख रही है। जिस राज्य में भी वो उम्मीदवारों की सूची निकाल रही है, वहां बवाल हो रहा है। कल आपने देखा कि जबलपुर में कैसे नौबत मारपीट की आ गई थी। जबलपुर की तस्वीर अगर हो तो जरा स्क्रीन पर ले आइए कि कैसे जबलपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश के जबलपुर, उधर ग्वालियर, सब जगह यही हालात बने रहे और वहां केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम लोगों के खिलाफ वहां धक्का मुक्की की नौबत आई। तो ये तस्वीरें हमने देखी। आज तेलंगाना के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आई है और उसमें बीजेपी ने तेलंगाना में 3 सांसदों को मैदान में उतार दिया है। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में भी सांसदों को उतारा,
राजस्थान में भी सांसदों को उतारा। छत्तीसगढ़ के 4 सांसद, राजस्थान के 7 सांसद और मध्य प्रदेश के 7 सांसद, अब तेलंगाना के 3 सांसद मैदान में हैं। लेकिन इन सांसदों की जो लिस्ट है, ये सब जो पूरी लिस्ट है तेलंगाना में बीजेपी की, उसमें एक नाम जो है वो लोगों को चौंका रहा है और वो नाम है टी राजा सिंह का। आप शायद सुने होंगे टी राजा सिंह, जो अब तक बीजेपी से निलंबित थे क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी। लेकिन रविवार सुबह यानी आज सुबह सबसे पहले टी राजा सिंह का निलंबन वापस करती है बीजेपी और चंद घंटे बाद ही दोपहर को अपनी लिस्ट जारी करती है और उस लिस्ट में उनका नाम वहां है, डाल दिया जाता है। आपको बता दूं कि तेलंगाना में हिंदुत्व का एजेंडा भाजपा और आरएसएस ने टी राजा सिंह के जरिए ही चलाया था। अब फिर से उन्हीं पर बीजेपी दांव लगाकर बता रही है कि उसके पास धर्मांधता के खोखले मुद्दे के अलावा और कुछ नहीं है। विकास की बात करने और दिखाने के लिए सरकारी मशीनरी को भले ही मोदी झोंक दें, लेकिन सवाल यही है कि अधिकारी भी आखिर किस तरह के विकास को रथ पर बिठाकर दिखाएंगे। सबसे बड़ा सवाल है, किस तरह के विकास को दिखाएंगे? धर्मांधता के विकास को या कुछ और को? टी राजा सिंह को बैठाएंगे, नुपुर शर्मा को बैठाएंगे या रमेश बिधूड़ी को बैठाएंगे? सवाल बहुत हैं, बहुत सारे लोग और हैं। खैर, तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी के विकास के मुद्दों का दिवाला निकल चुका है? क्या बीजेपी फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लौटेगी? और क्या इसका खामियाजा उसे कर्नाटक की तरह भुगतना, दूसरे प्रदेशों में, इन 5 राज्यों में भी भुगतना पड़ेगा? क्या कांग्रेस के खत से बीजेपी की कोशिशों पर पानी फिर जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। और साथ साथ उधर राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट देने के बाद क्या बीजेपी आराम से चुनाव जीतने जा रही है या वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी निपटाने के लिए टिकट दी है? यह भी एक बड़ा सवाल है, उसकी तहकीकात भी हम करेंगे। तो बहुत सारे सवाल, इन सवालों के बीच इस रथ यात्रा से बीजेपी हो जाएगी सत्ता से बाहर, ये सवाल भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ धौलपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। धौलपुर सीधे राजस्थान, कल भरतपुर में थे, आज धौलपुर में हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। अखिल स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ उधर मध्य प्रदेश ग्वालियर से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल साहब। अचल साहब, आपका स्वागत करता हूं। इधर दिल्ली से हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, आपका स्वागत करता हूं। और इधर दिल्ली से ही हमारे साथी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका स्वागत करता हूं। आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक, आप सभी का भी स्वागत है, इस्तकबाल है इस कार्यक्रम में। और जो कुछ हो रहा है, भारत सरकार के सरकारी अधिकारियों को अगर मोदी सरकार अपने काम में, चुनाव प्रचार में लगाएगी तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रहा है। सेना के अधिकारियों को अगर इस काम में लगाएगी कि आप सेल्फी पॉइंट बनाइए और वहां मोदी का प्रचार कीजिए, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। उन सब पे चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं सीधे प्रशांत टंडन जी के पास और प्रशांत जी से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है। कल से आप राजस्थान में, प्रशांत टंडन जी, क्या कुछ आप देख रहे हैं? प्रशांत जी, वहां पे कल आप कह रहे थे कि न सिर्फ यहां बीजेपी के खिलाफ बातें हो रही हैं, बल्कि बात अब मोदी जी के खिलाफ भी हो रही है। लेकिन वहां से जब आगे बढ़े हैं आप, तो अब क्या कुछ देख रहे हैं? जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि आपके पीछे रेलवे स्टेशन है, धौलपुर का रेलवे स्टेशन शायद, क्योंकि कुछ पटरियां जो हैं वो दिखाई दे रही हैं बिल्कुल ठीक पीछे, इसलिए मैं रेलवे स्टेशन की तरह समझ रहा हूं। आप अच्छी तरह से बताएंगे कि क्या कुछ है, कहां पर आप खड़े हैं और क्या कुछ राजस्थान की धरती से आप तक खबरें आ रही हैं? देखिए, राजनीति में धौलपुर स्टेशन मेरे पीछे है और यहाँ पे एक पुराना रेलवे इंजन भी, जो कई स्टेशनों पे हम देखते हैं, वो लगा हुआ है। अभी रोशनी कम है तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आज मैं भरतपुर से धौलपुर तक आया तो सड़क बहुत खराब मिली और सड़कों की जो शिकायत है वो स्थानीय लोगों में भी बहुत है। और सड़कों को लेकर, शहर की सड़कों को लेकर और यहाँ तो इंटर कनेक्टेड सड़कें, उनको लेकर
शिकायतें हैं और शिकायत बहुत वाजिब है। दूसरी बात, करने के बाद धौलपुर का जो सिटिंग एमपी है पास है और यहाँ के सिटिंग विधायक भी बीजेपी के, अभी कोई कैंडिडेट नहीं आया है। तो कैंडिडेट नहीं आया तो जो इलेक्शन का धूम और शोर शराबा और बहसें वो अभी धौलपुर में शुरू नहीं हुई है। धौलपुर वो इलाका है राजनीति जो इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है और मध्य प्रदेश से भी लगती है। और यहाँ पे 8 विधानसभा है और 8 विधानसभा में एक बीएसपी है और एक बीजेपी, जो जहाँ मैं खड़ा हूँ धौलपुर, वो बीजेपी के पास है। बाकी 6 सीटें जो है वो यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे 2014 में। तो ये पूरा इलाका भरतपुर से धौलपुर तक का जब मैं यात्रा कर रहा हूँ तो बहुत से लोग, खासकर युवा, ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि गहलोत सरकार ने काम तो किया है। तो जो बात समझ में आ रही है कि गहलोत सरकार या कांग्रेस यहाँ पे मजबूती से में है और टक्कर के साथ है। और ये महत्वपूर्ण बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि जो दिल्ली में बैठ के सर्वे की देख के समझ में नहीं आती है कि लोग गहलोत सरकार से बहुत नाखुश नहीं है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसकी बहुत बात होती है वो कम से कम इस इलाके में तो मुझे नहीं दिखाई दिया। आप जानते हैं अच्छा, ये मंदिर है, नहीं जन्म है मेरा, एक जन्म है आपका, राधे राधे। अच्छा, आप नजदीक आए अजी, राधे राधे, राम राधे राधे। और विचार तो अलग लग रहा है, चुनाव से क्या होने जा रहा है, अब देखो चुनाएंगे पता पड़ेगा, चुनाएंगे पता पड़ेगा। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा था अभी चुनाव अच्छा होगा। अभी जो है अभी लोगों में तो टिकट बंटवारा नहीं हुआ है। हालांकि काफी उम्मीद है कि यहाँ के एमएलए हैं कांग्रेस के, जी उनको प्रशांत जी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। प्रशांत जी, आपका ऑडियो आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं है। जरा फिर से इधर से मैं बोलता हूं, जरा जोड़ते हैं आपको। आवाज कल बहुत शानदार आ रही थी, आज थोड़ी क्लियर नहीं है, और दोबारा शायद जोड़ करके आवाज को, और क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग भी हैं, उनकी बातें भी सुननी है। और तब तक सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास आता हूं। स्वामी जी, एक राजनीति तो धरातल पे चल रही है जहां प्रशांत टंडन जी हैं और अपनी बात वो बता रहे हैं। दूसरी राजनीति यहां अधिकारियों के जरिए मोदी जी कर रहे हैं। 20 नवंबर से लेकर हम देख रहे हैं कि 25 जनवरी तक सरकारी अधिकारी प्रचार प्रसार में लगेंगे, और यही वक्त है 5 राज्यों के चुनावों का भी। इसमें आचार संहिता का उल्लंघन का मामला भी शायद आ सकता है, जिसका जिक्र कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। तो ज़रा समझूं आपसे कि क्या इसके ज़रिए, और जैसा शुरुआत में मैं कह चुका हूं कि किसी भी पार्टी ने अभी तक सत्ता में बने रहने के लिए ये काम नहीं किया था। आप लोग, हमारे साथ अचल साहब हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, फिर अमलेंदु जी और दीपक जी हैं, ये सब भी बताएंगे। ऐसा कभी कांग्रेस की सरकार ने या और किसी सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने नहीं किया कि चुनाव प्रचार में झोंक दें अपने अधिकारियों को। यहाँ पर न सिर्फ अधिकारियों को बल्कि डिफेंस मिनिस्ट्री तक को झोंका जा रहा है। किस रूप में इसको देखा जाए? ये जो रथ यात्रा की बात है उसको किस रूप में आप देखते हैं? क्या बीजेपी लौटकर फिर से रथ यात्रा की ओर जा रही है? लेकिन ये रथ यात्रा उस रथ यात्रा से अलग है। देखिए राजीव जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये राय मोदी जी को किस रणनीतिकार ने दी है। देखिए, ये सामान्य ज्ञान की चीज है। अगर अपने से भी पूछेंगे, आप जितने पैनलिस्ट हैं और आपके श्रोता दर्शक हैं, उनसे पूछेंगे कि आपको राजनीतिज्ञों के प्रति ज्यादा घृणा है, विद्वेष है, या सरकारी अधिकारियों के प्रति ज्यादा विद्वेष है। और मैं ये मानता हूं, क्योंकि मेरा अपना खुद का अनुभव जो है वो ये है कि 99% हमें लोगों ने परेशान, जिन लोगों ने किया है वो सरकारी अधिकारी, सरकारी तंत्र ने हमको परेशान किया है। तो वही सरकारी तंत्र जिसको जनता ने परेशान किया। कि देखिए, राजनीतिक लोग तो बड़े चालाक होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों। आप उनके घर जाइएगा, वो आपको चाय पिलाएंगे, नाश्ता करेंगे, बड़ी अच्छी तरह से बात करेंगे, और काम नहीं करेंगे, फोन कर देंगे सरकारी अधिकारी को कि भाई देखो ये आए हैं, बड़े खास आदमी हमारे हैं, इनका काम कर देना।
और जब आप सरकारी अधिकारी के पास जाएंगे, उसको मंत्री जी के 100 फोन रोज आते हैं और वो जानता है काम करना वरना उसको है नहीं, ना वो कर सकता है, वो नहीं करता। तो जो वितृष्णा पैदा होती है राजीव जी, वास्तविकता में भारत की जनता को वितृष्णा पैदा होती है सरकारी अधिकारियों के खिलाफ। तो सरकारी अधिकारियों को सामने करके और सरकारी अधिकारियों को अपना प्रोपेगेंडा बॉय बनाकर, मुझे लगता है कि रणनीतिक भूल है। इससे जो जनता के जो घाव हैं उसको कुरेदने का प्रयास होगा। जैसे आप मेरे बारे में जानते हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं संघर्ष कर रहा हूं, और अगर वो अधिकारी आके, उनके वरिष्ठ अधिकारी आके मुझसे कहेंगे कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट अच्छा काम करता है, हम अवैध निर्माण रोकते हैं, मेरे दिल पे क्या बीतेगी। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो कि वरिष्ठ अधिकारियों के व्यवहार से परेशान हैं। उनको आगे करके जिस प्रकार से सरकार जनता के जख्मों को कुरेद रही है, यह रणनीति मुझे समझ में नहीं आती, नंबर एक। नंबर दो, ये उसी प्रकार की स्थिति होगी राजीव जी। 2004 में अटल जी हारे क्यों? अटल जी के हारने के दो मुख्य कारण थे। एक तो 2002 जो गुजरात में हुआ, और जो शाइनिंग इंडिया का एक प्रचार प्रसार हुआ कि इंडिया इज शाइनिंग। आप सोचिए राजीव जी, जब मेरे जैसे लोगों की आमदनी कम हो गई है, जब मेरे जैसे लोगों को खर्चा चलाने में मुश्किल आ रही है, हिंदुस्तान की 90% जनता जो जूझ रही है इस समय अपने परिवार के लोगों की चिकित्सा व्यवस्था, क्योंकि हर चीज प्राइवेटाइज हो गई है, स्कूली शिक्षा से मरहूम हो गई है, नौकरियां मिल नहीं रही, अग्निवीर के कारण उनके बच्चों को जिस प्रकार का अपमान और तिरस्कार झेलना पड़ रहा है। एक बच्चा पंजाब का हताहत हुआ और उसको किस प्रकार का अपमान उसके परिवार को झेलना पड़ा, सारा हिंदुस्तान ये जानता है। जब ये अधिकारी आके जनता को और लोगों को बताएंगे कि सरकार ने ये काम किया है, तो हर आदमी उनसे ये पूछेगा, मेरे घर में तो गैस सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं हैं, मेरे पति की आमदनी जो है वो बढ़ नहीं रही है और खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, मेरे घर के बच्चों को तो राजनीति की तो देखिए घुमा फिरा। और तीसरी चीज देखिए, सरकारी अधिकारी इतने चालाक होते हैं ना, जबरदस्ती अगर आप इनसे काम कराएंगे, ऐसा पलीता लगाएंगे कि सरकार की जो ये एक अपनी रणनीति है कि प्रचार प्रसार करें, ये उल्टा असर करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रथ यात्रा होगी और सरकारी अधिकारियों को सामने करके होगी, इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे, बीजेपी को इसका नुकसान होगा, क्योंकि जनता जो सफर करती है सबसे ज्यादा कष्ट भोगती है वो सरकारी अधिकारियों से भोगती है। जिस प्रकार से उनको दफ्तर के बाहर 6-6 घंटे बिठाया जाता है, उनसे मुलाकात नहीं होती, उनकी अर्जियों पे कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकारी अधिकारियों को सामने करके मोदी जी ने अपनी, तो मुझे ऐसा लगता है किसी सरकारी अधिकारी ने, ब्यूरोक्रेट ने उनको राय दी है, वो चाहता है कि मोदी जी ऐसी गलतियां करें कि दोबारा सत्ता में ना आए, क्योंकि लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं, लोगों के एक्सटेंशन हो रहे हैं, 3-3, 4-4 साल से लगे हुए हैं। इसलिए उन्हीं की रणनीति है मोदी जी को 2024 में सत्ता में ना आए। इसकी एक उन्होंने अपनी एक कार्य प्रणाली और एक प्रकार का प्रचार प्रसार का माध्यम बता दिया है, जिससे हारने में आसानी। जी प्रेम कुमार जी, रथ प्रभारी बनाकर सरकारी अधिकारियों को मोदी सरकार के कामकाज, योजनाओं, नीतियों, इन सब का प्रचार करने के लिए कहा गया है और इसके लिए आदेश भी पारित हो गया है और इसी वक्त चुनाव भी है, आचार संहिता का उल्लंघन भी शायद हो सकता है। लेकिन ये जो काम है इसको किस रूप में देखा जाए? चुनाव का प्रचार करना, नीतियों का प्रचार करना, ऐसे विभाग होता है, पीआर डिपार्टमेंट होता है जो विज्ञापन और टेलीविज़न और तमाम अलग अलग माध्यमों के जरिए प्रचार करता है, आउटडोर के जरिए प्रचार करता है। लेकिन अगर वो रथ प्रभारी के रूप में प्रचार करेंगे तो किस रूप में देखा जाए इसको? राजीव जी, फौरी तौर पर ये चीजें गलत तो लगती ही है, चाहे सेल्फी पॉइंट बनाना हो या फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक आदेश बनाना जिसके तहत वो ये विकसित भारत होने वाला है, इसका वो प्रचार करेंगे। और ये दोनों चीज़ें सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बता रहे हैं और किसी को भी समझ में आता है। इसके बावजूद ये चीज़ें होंगी क्योंकि हम और आप तो तय करेंगे नहीं कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है ये तो तय करेंगे चुनाव आयोग के लोग।
और वो तय करेंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले भी सेना का दुरुपयोग नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। पुलवामा हमले के बाद जब उन्होंने कहा था कि देश के पहले युवा मतदाताओं, पहली बार वोट देने जा रहे युवा मतदाताओं, जब वोट देना तो जी। पुलवामा के शहीदों को याद कर ले। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने 2-1 के बहुमत से उनको क्लीन चिट दे दी थी, और जिन्होंने जो अल्पमत वाले चुनाव आयुक्त थे उनके परिजनों के घर में कैसे कैसे छापे पड़े सब जानते हैं। तो ये तय चुनाव आयोग करेगा कि ये आयोग इसका उल्लंघन है कि नहीं। हमें लगता नहीं है, चुनाव आयोग क्लीन चिट दे देगा और हम लोग बोलते रह जाएंगे या कोई भी आपत्ति करता रह जाएगा। ये ढिठाई सरकार लगातार करती रही है। देखिए ना, आप कल्पना कर सकते हैं कि भाई कोई घर में न घुसा है न घुसा हुआ है जैसा बयान दे करके भी राष्ट्रवाद को वो मजबूत कर रहे हैं। कोई जुबान नहीं खोल रही, सब लोग खड़े हैं साथ में कि नहीं तो राष्ट्रवादी। ऐसा बयान कभी राहुल गांधी बोल करके देखे ना कि कोई न घुसा है न घुसा हुआ है, फिर देखिए कैसे मॉब लिंचिंग होती है। लेकिन प्रधानमंत्री बोल लेते हैं, उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये दुस्साहस है, गलत करने का दुस्साहस। हमने देखा था, सुना था चारा घोटाला की स्कूटर में भैंसें ले जाई गई थी, कागज पर लिखा हुआ है, कागज पर लिख करके स्कूटर पर भैंस ले गए थे, सरकारी कर्मचारी थे। अलग बात है कि सजा हुई लालू प्रसाद, लेकिन भैंस ले जाने वाले तो सरकारी लोग ही थे ना। लालू प्रसाद तो नहीं ले जा रहे थे स्कूटर पर बैठा करके भैंस, लेकिन वो भी उदाहरण है। अब ये चीज पूरे डंके की चोट पर हो। हम लोग कह रहे थे कि सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। भाषण में, चुनाव में उन्होंने कहा कि अच्छा सेना का हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, सेना ही, पूरी सेना ही इस्तेमाल होगी, सरकार और देश का फर्क ही मिटा देते हैं। मोदी सरकार के लिए सेल्फी पॉइंट बनाएगी, नरेंद्र मोदी जी के कटआउट्स लगाएगी सेना। तो अब इसको आप विमर्श में करते रहिए, सेना का ने गलत किया। ऐसे ये हुआ क्यों? ये आज एक दिन में नहीं हो रहा। जब सेना का सीडीएस बनाया जा रहा था, तीनों सेनाओं के प्रमुख के ऊपर एक पोस्ट क्रिएट किया जा रहा था, उसी समय हमने भी आशंका रखी थी, बहुत सारे लोगों ने रखी थी। और याद कीजिए, जब सीडीएस साहब की डेथ हो गई तो उसके बाद कितने समय तक वो पोस्ट खाली रहा। फिर कितने सेनाध्यक्ष हैं, उनमें एक कंपटीशन पैदा किया गया कि कौन मोदी सरकार के पक्ष में ज्यादा बोल सकता है। वो लोग कंपटीशन में आए, फिर उनमें से चुन करके एक को सीडीएस बना दिया गया। तो ये जो सेना को ऐसे भी पोस्ट वाइज भी जो उनका कद घटाया गया, सीडीएस को तो रक्षा मंत्रालय के तहत तो ऐसे भी सेना आती है, लेकिन उनको इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी बना दिया गया, तभी से सेना का वैल्यू गिरा दिया इन्होंने। लेकिन देश फिर भी सेना का सबसे ज्यादा उपयोग इन्होंने किया राजनीति। सेना का वैल्यू घटा के, सेना की अहमियत घटा के, सेना का जो पेंशन है, आप देख रहे हैं सबकी शिकायत बनी हुई है पेंशन को लेकर के। तो अग्निवीर, सेना को कमजोर करने वाली कार्रवाई, तमाम चीजें वो कर रहे हैं, डंके की चोट पर कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार सफल हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा दुस्साहस है। अब इसके परिणाम क्या होंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन हम बस आलोचना सही और गलत ही कर सकते हैं। एक और बहुत जबरदस्त गलत डंके की चोट पर किया है इन्होंने। सेना का इस्तेमाल होगा, राजनीतिक इस्तेमाल होगा, वैसे समय में होगा जब इसके राजनीतिक मतलब निकलेंगे। तो इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग तो अब कोई मान ही नहीं रह जाता। जब सेना का ही दुरुपयोग कर रहे हैं तो सरकारी कर्मचारी का दुरुपयोग तो कर ही रहे हैं। जी राजीव जी बिल्कुल, सेना का दुरुपयोग, सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग और प्रभारी की बात हो रही है, और उस पर हम चर्चा करेंगे ही। एक बार फिर से आना चाहता हूं ज़रा प्रशांत टंडन जी के पास में। प्रशांत जी की आवाज़ अभी बीच में थोड़ी ख़राब आ रही थी, लेकिन प्रशांत जी
ज़रा फिर से आपके पास आता हूं और आपसे समझना चाहता हूं। हम लोग इधर मोदी सरकार चुनाव के प्रचार प्रसार में लगी हुई है, सेना का उपयोग कर रही है, सरकारी कर्मचारियों को आदेश हो गया है रथ प्रभारी बनने के लिए और ख़ासकर उसमें कौन कौन से लोग हैं उसका नाम दे दीजिए। और 20 नवंबर से 25 जनवरी तक ये रथ यात्रा चलती रहेगी। इसलिए हम यहाँ लिख भी रहे हैं कि इस रथ यात्रा से बीजेपी हो जाएगी सत्ता से बाहर, क्योंकि एक रथ यात्रा से बीजेपी सत्ता तक पहुंची, दूसरी रथ यात्रा जिसका काफी विरोध हो रहा है, और क्या उस रथ यात्रा के कारण बीजेपी परेशान है। लेकिन रथ यात्रा कहीं भी हो, कागज पे चर्चा उसकी चल रही हो और वो आदेश पारित हो रहे हों, आप चूंकि धरातल पे हैं और राजस्थान के इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं कि क्या कुछ आप देख रहे हैं राजस्थान में। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट देने के बाद बीजेपी नफा में है या नुकसान में है? देखिए, अभी नफे नुकसान का तो 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा, लेकिन राजीव जी, जो ये रथ की यात्रा और जिस तरीके के आदेश आए हैं सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग करने के, उसकी जरूरत क्यों पड़ी ये पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। और जब मैं आज भी भरतपुर आया हूँ और राजस्थान के एक हिस्से को देख चुका हूँ, काफी लोगों से मिला हूँ रास्ते में। कुछ सड़कें खराब जरूर है यहाँ पे, जिसकी शिकायत है लोगों को, लेकिन आमतौर पे गहलोत सरकार के एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जो मुझे दिखाई दे रही है सर्वेज में या मीडिया में। तो ये गहलोत बराबर के या कांग्रेस यहाँ पे बराबर की टक्कर में, जहाँ मैं धौलपुर में हूँ वहाँ पे बीजेपी के एमपी हैं और जो यहाँ की स्थानीय सीट है वो बीजेपी ने जीती है, लेकिन बाकी 8 सीटों में कांग्रेस बहुत मजबूती से, यानी 8 में से 6 सीटें पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ पे जीती थी। तो लगता यह है कि क्यों जरूरत पड़ रही है ऐसे हथकंडों की या प्रचार की, वो दिखाई दे रहा है कि जनता में वसुंधरा राजे के प्रति गुस्सा कम है। गुस्सा केंद्र सरकार के प्रति, व्यापारियों से बात करें, छात्रों से बात करें, वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, व्यापारी अपने जीएसटी के कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं, और वो मुद्दे ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं जब मैं राजस्थान में पहुंचा। जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा यहां पर वसुंधरा राजे बनाम बीजेपी या बीजेपी के अंदर जो लड़ाई चल रही है प्रशांत जी, उसको लेकर के भी और बातें होती हैं। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट देना, उनके समर्थकों को टिकट देना, और इसके बाद क्या बीजेपी अब पूर्ण रूप से यहाँ जो अंदर खाने जो भी वहाँ असंतोष था, उससे बीजेपी के जो असंतोष जो बीजेपी के अंदर था वो खत्म हो चुका है क्या, या यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि सब कुछ टिकट दे दिए, आप नाम तो ले आए अपनी उस लिस्ट में वसुंधरा राजे सिंधिया का, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी परेशानी में है बीजेपी, ऐसा है क्या? क्या कुछ देख रहे हैं आप? धौलपुर में ही वसुंधरा के जो करीबी माने जाने वाले लोग हैं वो दरकिनार कर दिए गए। तो ये जो पूरे राजस्थान में वसुंधरा राजे की लोकप्रियता कम नहीं है, और उनको अगर बीजेपी ने साइडलाइन ना किया होता, जिसमें कि अब देर हो गई क्योंकि अब चुनाव का प्रोसेस शुरू हो गया है, लिस्ट आ रही है, तो अब लगता है कि देर हो गई, लेकिन वसुंधरा के प्रति नाराजगी लोगों में फिर भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो कांग्रेस को वोट देने वाले लोग हैं वो भी वसुंधरा की तारीफ करते हैं। तो वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना और उनके तमाम सारे समर्थकों को टिकट से दूर रखना या उनको साइडलाइन करना, ये बीजेपी के लिए थोड़ा सा चुनौती जो है यहाँ पे पेश कर रहा है। और ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि गहलोत सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको न्यूट्रलाइज करने में ये रिबल फैक्टर, जहां मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी रिबल फैक्टर होगा, और इसके पहले बनिया और जगह पे भी जो बीजेपी का रिबल फैक्टर है वो भरतपुर में भी दिखाई दिया, वो यहाँ भी दिख रहा है। तो ये रिबल फैक्टर तो रहेगा, और इससे बिहार की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कुछ कम होगी। जी,
प्रशांत जी 2 मिनट रुकिए जरा, उधर मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं जरा राकेश अचल जी के पास आता हूं, उनसे समझता हूं। अचल साहब, हम लोग सरकारी तंत्र में का जो दुरुपयोग या मोदी जी की तरफ से कहें तो सदुपयोग करने की कोशिश हो रही है, उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, आगे भी अभी चर्चा करेंगे। लेकिन जरा आपसे समझना चाहता हूं, जबलपुर से लेकर ग्वालियर तक कल जो लिस्ट आई है उधर मध्य प्रदेश में, उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। इसको किस रूप में देखा जाए और क्या यहां असंतोष और उभर के आ रहा है या असंतोष ये 1-2 दिनों में खत्म हो जाने वाला है बीजेपी के अंदर? और अगर असंतोष उभरता है और भी, तो इसका क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन इस लिस्ट के बाद क्या वो टक्कर या वो गैप बीजेपी कांग्रेस के बीच और जो खाई है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है या सब कुछ शांत हो जाने वाला है? धन्यवाद राजीव जी। देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूचियां आई हैं, उसके बाद दोनों दलों में असंतोष की स्थिति है। लेकिन जैसा उपद्रव एक अनुशासित और कैडर बेस्ड पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी में मैं देख रहा हूं, ऐसा मुझे पिछले 40 साल में देखने को कभी मिला नहीं। मैंने करीबन 10-12 चुनाव विधानसभा के मध्य प्रदेश में देखे हैं, कवर किए हैं। ये पहला मौका है कि जब ग्वालियर में, जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हुआ करता था, रानी महल जहां से भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ जन्मी थी, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब प्रदर्शन कर रहे हैं। टिकटों को लेकर के उनकी नाराजगी है कि आपने चयन सही नहीं किया है। और अंततोगत्वा ये हुआ कि जब कोई सर्वमान्य प्रत्याशी नहीं मिला तो रानी महल के में ही रहने वाली पूर्व मंत्री और जो माधवराव सिंधिया स्वर्गीय हैं, उनकी मामी माया सिंह को टिकट देना पड़ा। उनकी उम्र 73 साल की हो गई है। वो मतलब अब ये आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 18 साल से तो सत्ता में है और 43 साल की उसकी उम्र हो गई है, लेकिन वो दूसरी श्रेणी के नेता मध्य प्रदेश में पैदा नहीं कर पाई। कमोबेश यही स्थिति, चाहे आप महाकौशल चले जाएं, चाहे आप मालवा में चले जाएं, चाहे आप बुंदेलखंड में चले जाएं, सब जगह एक सी है। और अब तो मेरी सूचनाएं तो ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो असंतोष है उसको अब धीरे धीरे हाथी पर सवार किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के तमाम समर्थक और यहाँ तक कि नरेंद्र सिंह तोमर के तमाम समर्थक जिन्हें टिकट नहीं मिला है, खुद नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, उनके चुनाव क्षेत्र से लगा हुआ शहर है मुरैना सीट है, वहां पर पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह हैं, वो बीएसपी के प्रत्याशी बनकर सामने आ गए हैं। ऐसी कई घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में हो रही हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी का बना बनाया खेल बिगड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2018 में ही मध्य प्रदेश में खारिज कर दी गई थी, लेकिन उस जनादेश को भारतीय जनता पार्टी ने कैसे खरीदा ये पूरा देश जानता है। तो अब ऐसे में एक तरफ जनता आपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार खड़ी है, एक तरफ कांग्रेस घायल शेर की तरह सत्ता जाने से आतंकित और उत्तेजित खड़ी हुई है, और तीसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक असंतोष है, जो टिकट वितरण को लेकर के पैदा हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला है। इसमें एक बात और आपको रेखांकित में कर दूं, अभी बात जो दुरुपयोग सदुपयोग की हो रही है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे ग्वालियर शहर में थे, वो सिंधिया स्कूल के स्थापना समारोह में बोल रहे थे। वहां कायदे से तो अब चुनाव आचार संहिता लग गई है, तो उनका भाषण यहाँ नहीं होना चाहिए था। वो भाषण सजीव भाषण था, लाइव जिसको कहते हैं, सभी चैनलों पे चल रहा था। उसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, और सरकार की उपलब्धियां ही नहीं गिनाई, उन्होंने ग्वालियर में चल रहे विकास कार्यों की बात की कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का नैतिकता से, नीतियों से, कानूनों से कोई लेना देना रहा नहीं है, इसलिए बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये तो होगा, दुरुपयोग तो होगा, कांग्रेस इसको लेकर के लिखा पढ़ी करते रहे, उससे कोई बात बनने वाली नहीं है। अब तो धर्म युद्ध है ये, और वो जो आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, तो यहाँ तो एक रथ नहीं, हजारों सैकड़ों रथ लग गए हैं। उनके साथ साथ आईएएस और डिप्टी कलेक्टर्स की ड्यूटी लग गई है घोषित रूप से, और बाकायदा रथ निकल पड़े हैं। तो अब ये संघर्ष जो है रथारूढ़ लोगों के और जनता के बीच, पैदल चलने वाले लोगों के बीच होने वाला है, और बड़ा निर्णायक और रोचक युद्ध मध्य प्रदेश में कम से कम होगा। राजस्थान में तो स्वाभाविक है, कलरफुल होते ही है, कलरफुल स्टेट है वो, लेकिन मध्य प्रदेश इस बार और ज्यादा रोचक होता दिखाई दे रहा है मुझे राजीव।
जी, मध्य प्रदेश बहुत रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं अचल साहब। राकेश अचल जी सीधे ग्वालियर से जुड़े हुए हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर में सिंधिया स्कूल में थे और उसका लाइव प्रसारण हो रहा था। चुनाव का वक्त है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी न किसी रूप में प्रचार में लगे हुए हैं। कभी वो नमो ट्रेन का उद्घाटन करते हैं और नमो के नाम से उस ट्रेन का उद्घाटन करते हैं, आप समझ लीजिए, तो कभी कुछ और। सीधे आना चाहता हूं, उधर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, जरा ये चुनाव के प्रचार में रथ प्रभारियों की नियुक्ति, सेल्फी स्टैंड बनाना यानी अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स बनाना, वहां मोदी जी के कटआउट्स को लगाना, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है। तैयारियां इन 5 राज्यों के चुनावों के साथ साथ इन 5 राज्यों में आप जीते ना जीते, लेकिन 2024 में हम ही जीते, इसको अश्योर करना चाहते हैं क्या मोदी जी? और इसीलिए क्या अब मंत्रालयों को भी लगा रहे हैं? पहली दफा ऐसा हो रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री तक को कहा गया है और उसमें 822 सेल्फी पॉइंट्स बनाने के लिए अलग अलग किन किन शहरों में बनाना है, अभी थोड़ी देर पहले उसका जिक्र मैं कर रहा था। और इसके जरिए क्या आपको लगता है कि 2024 पर निशाना ऐसा माना जाए या 5 राज्यों के चुनाव पर भी निशाना है? यहां ईवीएम की चर्चा तो बिल्कुल नहीं हो रही है, आने वाले समय में ईवीएम पर भी चर्चा होगी कि ईवीएम को कितना सुरक्षित रखा जाएगा। जरा आपसे समझूं कि आप वहां छत्तीसगढ़ से लेकर के इन 5 राज्यों के चुनाव और साथ साथ 2024 की तैयारियों पर क्या कुछ देख रहे हैं? जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से सेना को और पूरी की पूरी नौकरशाही को ये काम जो दिया जा रहा है, इससे एक बात तो बहुत स्पष्ट है, बल्कि 2 बातें कही जा सकती। पहली तो ये कि मोदी जी के सामने छवि का बड़ा भयानक संकट चल रहा है, ऐसा उनको खुद को लगने लगा है। इसलिए आप देखिए कि जैसे भारत सरकार के पास इतना बड़ा मंत्रालय होता है, सूचना प्रसारण मंत्रालय, जिसमें और कई तरह के प्रभाग हैं, जिसमें फील्ड पब्लिसिटी विभाग है, DAVP है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे हैं, जो मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं कि कहां कहां पर उनका काम चलता है। अखबारों में सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले जो प्रधानमंत्री अब तक के साबित हुए हैं, वो खुद मोदी जी हुए हैं। ऐसा कोई भी मौका नहीं होता। पेट्रोल पंप्स पर आप जाइए, बावजूद इसके कि भरपूर महंगा तो वो पेट्रोल बेच रहे हैं, डीजल बेच रहे हैं, इसके बाद भी पेट्रोल पंप्स पर आप जाएंगे तो वहां भी उनकी तस्वीरें हैं, रेलवे में उनकी तस्वीरें हैं, हर जगह आपको मोदी दिख रहे हैं। इसके बावजूद, इसके अलावा उनके पास एक जो है वो अघोषित और दूसरे तरह की भी आर्मी है जो उनका प्रचार लगातार करती है, वो है सोशल मीडिया पर उनकी आर्मी, IT सेल, ये सारे के सारे जो है। इसके बाद भी अगर उन्हें सेना की जरूरत पड़ती है और ब्यूरोक्रेसी की जरूरत पड़ती है, देखिए भारत में जो है वो 797 जिले हैं, 797, और इन नौकरशाहों को जो टारगेट दिया गया है वो दिया गया है कि आपको 765 जिलों तक पहुंचना है और लगभग 2.70 लाख 2,70,000 गांवों तक जो है ये ब्यूरोक्रेट जो है वो पहुंचेंगे। लेकिन इसमें मुझे आश्चर्य की बात ये लगती है कि देखिए अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई ये संस्था थी जो ब्यूरोक्रेसी थी, और जिस समय सत्ता का हस्तांतरण हुआ, मतलब भारत आजाद हुआ, उसके बाद भी नेहरू जी ने इस ब्यूरोक्रेसी को मजबूत लेकिन उसको निष्पक्ष बना रखा। जिस तरीके से बहुत सारी जो संस्थाएं हैं हमारे प्रशासन को चलाने वाली, उनमें कभी भी नेहरू जी ने कोई बहुत ज्यादा उसमें दखलंदाजी नहीं की थी। जो जैसा काम कर रहा है उसको करने दिया जाता था। ये पहली बार है। आश्चर्य की बात यह है राजीव जी कि एक बहुत बड़े इनका पास एक संघ है अधिकारियों का, वो अधिकारी जो है वो कहाँ है, वो क्यों नहीं इस चीज का विरोध कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक ये रिटायरमेंट होने के बाद तो बहुत सारे अधिकारी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। असली बात यह है कि अभी आपको ये बताना है कि आपके पास एक रीढ़ की हड्डी भी है। ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी के समय भी बहुत सारी घटनाएं हम आज भी सुनते हैं कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी जो इतनी सशक्त प्रधानमंत्री थी, कई मौके ऐसे आते कि कुछ अधिकारियों ने बाकायदे जो है उन्हें इनकार कर दिया था। सैम मानेकशॉ का किस्सा हम सुनते हैं कि जब बांग्लादेश पे वार करने के लिए कहा गया था, उन्होंने कहा नहीं अभी रुक जाइए, अभी हम वार करने की स्थिति में नहीं है, बांग्लादेश में इस समय बाढ़ आई होगी, मैं 1971 की बात कर रहा हूं। और उन्होंने तन कर कहा कि इसका निर्णय मैं लेना जानता हूं कि कब सेना को बांग्लादेश में वार करने भेजना है। आप चाहते हैं कि बांग्लादेश जो है, मतलब उस समय तो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, उन्होंने कहा कि आप तो ये चाहती हैं कि उस पर हमला किया जाए, वो मेरा काम है, बाकी आप चीजों को भूल जाइए। तो एक समय था जब सेना के पास भी इस तरीके की एक बहुत ही सशक्त उनका विजन था, वो तनकर बात कर सकते थे। ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी का लेके मुझे इतना आश्चर्य होता है राजीव जी की कहा जाता है दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक जो है कंपटीशन परीक्षा है, उसमें IAS और IPS की होती है। तो कहां है वो, कैसे अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं सत्ता के सामने। ब्यूरोक्रेसी अगर एक बार पूरी की पूरी तरीके से इनके सामने सरेंडर हो जाती है
तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के सामने बहुत ही चिंता की बात है कि देश कहाँ जाएगा। लेकिन इन 5 राज्यों में जिस तरीके से हालत है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की अपनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मोदी जी ने ये राज्य जो है उनके नेताओं के भरोसे, राज्य के नेताओं के भरोसे छोड़ दिया है। वो अपनी स्थिति जो है सीधे सीधे 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं और इसके लिए तमाम तरह के जो विंग्स है, सरकारी जो अधिकारी हैं, इन सबको वो अपने खेमे में ले रहे हैं। मुझे और ये अधिकारियों को इसको विरोध करना चाहिए। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। 2024 पर फोकस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, या 2023 के 5 राज्यों के चुनाव पर भी मोदी की नजर है? जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। धौलपुर से आप सीधे राजस्थान से जुड़े हुए हैं, आपके पीछे बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं, रेलवे स्टेशन के पास आप हैं और दिन भर की यात्रा और लोगों से मिलना जुलना। जरा आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ बातें लोग कर रहे हैं, और जो अभी चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पे कि 5 राज्यों पे नजर, या नजरें सिर्फ 2024 पे टिकी हुई है मोदी की? जी बहुत साफ है कि 2024 की किया जा रहा है, और ये जैसे मैंने पहले कहा राजीव जी, ये पैनिक सिचुएशन है, और इस पैनिक सिचुएशन में ये डेमोक्रेसी का जो इस्तेमाल है, गैर वाजिब इस्तेमाल है, वो करने की कोशिश हो रही। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जरा इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रभान शर्मा जी, आप इधर आइए थोड़ा करीब। हाँ, राजस्थान में चुनाव है और राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार भी चेंज ही होगी, धौलपुर जिले चेंज होगी धौलपुर जिले में? धौलपुर जिले में तो यहाँ पे बीजेपी का सांसद है, बीजेपी का विधायक है, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा? सरकारी चेंज होगी पूरे राजस्थान में। अच्छा, ये सरकार, ये चलन है और पब्लिक भी चाहती है। क्या क्या मुद्दे हैं, क्यों नाराजगी है गहलोत सरकार? नाराजगी कुछ नहीं है जी, नाराजगी कुछ नहीं है, यहाँ का उसूल है हर बार। अच्छा, मतलब कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे, हर 5 साल में बदलना है। बदलने का जरूरी है यह कि जो नया आएगा वो क्या करता है ये देखने के लिए। लेकिन वसुंधरा राजे को तो बीजेपी ने खुद किनारे कर दिया है, वो तो सीएम कैंडिडेट नहीं है। अगली साल जो कांग्रेस की सरकार बनी है वो वसुंधरा के ही जरिए बनी है, क्योंकि वसुंधरा ने यहाँ कोई विकास नहीं करवाया। कोई विकास नहीं, देख लो यहाँ एक एक हाथ के गड्ढे हैं और रोजाना हादसे हो रहे हैं। तो कोई वसुंधरा सरकार ने कोई काम नहीं किया था, तो आपने गहलोत साहब को ले आए। गहलोत साहब को ले आए। अच्छा, तो अब आप ये कह रहे हो कि जमाने में भी गड्ढे हैं तो फिर उनको आना है। अच्छा, ये है तो सड़क की जो खराबी है वो मुख्य मुद्दा है यहाँ। में कोई भी रोड ऐसा नहीं है आपको धौलपुर में कि जहाँ से आप सुरक्षित निकलेंगे। जी जी, आपको क्या लग रहा है? 5 साल में गाड़ी चलाने वाले यही के? अच्छा अच्छा, सामने आओ। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे क्या सरकार इस बार राजस्थान में किसकी बनेगी? भरतपुर में क्या होगा? ईमानदारी की भरतपुर में क्या होगा? ईमानदारी की सरकार कोई नहीं है। हाँ, ना तो कांग्रेस है ना बीजेपी है। होगा क्या? बीजेपी में यानी कि दस्तावेज किया तो रानी ने क्या कराया था? कुछ नहीं कराया, गड्ढे मिले अपन को। और केंद्र में जो मोदी सरकार है उसके प्रति आपका क्या राय है? मोदी सरकार ने तो ये समझ लो क्या कहना है, आदमियों के लिए देखो वो आवास योजना दे रहा है, ठीक है। अच्छा। फ्री राशन भी दिया था उसने लॉकडाउन के। आपको मिला? है, मिला ना। आपको मिला था? हाँ, मिला। अच्छा, तो देख रहे हैं आप कि यहाँ धौलपुर में जो लोग हैं उनकी राय थोड़ा मुख्तलिफ है, और वो राजस्थान की जो परिपाटी है वो हर 5 साल में बदलने की उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि वो वसुंधरा सरकार से भी नाखुश थे। तो ये राजस्थान के लोग हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मजेदार तथ्य है कि आप इस परिपाटी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर 5 साल में चूंकि सरकार बदलती है तो इसलिए बदल रही है, लेकिन ये नहीं कि आखिर क्यों बदल रही है या क्यों बदलना है सरकार को, ये बात आपके सामने नहीं है। सड़क की बात कर रहे हैं, धौलपुर और आसपास आप भी घूम ही रहे हैं, सड़क मार्ग से आप हैं, आपको भी बेहतर पता होगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप प्रशांत टंडन जी, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, अलग अलग पैचेज, अलग अलग लोग, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सब अपनी बात, अपने विचार रखते हैं। जरा थोड़ी देर के लिए और बने रहिए, और एक बार आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी,
सुन रहे हैं आप, इधर प्रशांत टंडन जी बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि एक दो लोग चार लोग क्या बोलते हैं ये मायने नहीं रखता। अगर जब आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और तमाम लोगों से आप बात करते हैं तब समझ में आता है, जो सैंपल एरिया और सैंपल साइज होता है तब समझ में आता है कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। ये बहुत मायने ये बात रखती है। लेकिन दूसरी तरफ 2024 बनाम 2023 की हम बात कर रहे हैं और वहाँ भी ये समझने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि क्या मोदी जी की नजर 2024 पर ज्यादा है। आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पर राजीव जी, मोदी जी की नजर 2024 पर ही है और मोदी जी जो भी अपनी गोटियां बिछा रहे हैं वो 2024 के मद्देनजर ही बिछा रहे हैं। और जिस तरीके से अपने स्थानीय नेताओं को जो शेती क्षेत्र में उनको निपटाने की जो प्रयास कर रहे हैं वो 2024 के मद्देनजर ही कर रहे हैं, ताकि 2024 में मोदी जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई चुनौती ना बचे और 2024 के बाद भी मोदी जी के सामने कोई चुनौती ना बचे। जब वो विपक्ष में बैठे तो वो सारे इंतजाम करके चल रहे हैं कि अगर सत्ता में रहते हैं तो भी और सत्ता में बाहर चले जाते हैं तो भी, मतलब मोदी जी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई चुनौती किसी भी तरीके की ना रहे, इसका इंतजाम, पुख्ता इंतजाम मोदी जी करके चल रहे हैं। अब देखिए, अब जो सांसद उतार दिए गए हैं, मंत्री उतार दिए गए हैं, मान लीजिए कि ये सब जीत जाते हैं और सरकार भी बन जाती है भारतीय जनता पार्टी, एक प्रश्न हमने मान लिया ये ऐसा हो जाता है, तो ये बड़े बड़े नेता तो सब निपट गए राज्यों में, अब विधायक बन के घूमेंगे, राज्यों के मंत्री बन के घूमेंगे, तो यानी मोदी जी का कंटक जो है वो दूर हुआ। और हार जाते हैं तो वैसे कंटक दूर हुआ, 2024 के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो चुनाव कहां से लड़ेंगे। तो मोदी जी सबको निपटाने के काम पे लगे हुए हैं और अच्छे तरीके से काम पे लगे हुए हैं, इस पे वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब जहां तक जिस तरीके से ये सेल्फी पॉइंट को लेकर के और ये यात्रा जो है राजीव जी, इस यात्रा के साथ एक बड़ी मजेदार बात राजीव जी ये है कि जो लालकृष्ण आडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तो थोड़े समय बाद सत्ता में आ गई थी, लेकिन आडवाणी जी का हाल क्या हुआ ये सबको मालूम जी। जिस राम मंदिर को बनाए जाने की बातें की जा रही हैं, उस बाबरी मस्जिद को गिरवाने में जिन कल्याण सिंह का हाथ था, उनकी क्या दुर्गति हुई इस भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए सबको मालूम। तो मोदी जी अगर उसकी उसी रास्ते पर जा रहे हैं तो मोदी जी का क्या होना, ये मोदी जी जाने भारतीय जनता पार्टी है, हम इसमें क्या कह सकते हैं। अतीत से सबक जो है लोग लेते हैं और मोदी जी अगर नहीं लेते तो ये उनकी गलती है या उनका अच्छा हुआ है। तो मुझे लगता है अतीत से सबक लेने चाहिए कि भविष्य में क्या हो सकता है, तो ये मोदी जी जाने, उनका काम जाने। मैंने तो एक इशारा भर दिया राजीव जी केवल जी। जी बिल्कुल, एक इशारा है कि ये मोदी जी जाने। लेकिन एक बार फिर से आना चाहता हूं अचल साहब आपके पास और फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूं और जल्दी से मैं जानता हूं कि आपको जाना है। प्रशांत जी बस 5 मिनट, लेकिन अचल साहब मध्य प्रदेश से लेकर के, चूंकि मध्य प्रदेश और ग्वालियर और पास में ही है जहां भरतपुर में, धौलपुर में हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, आपको क्या कुछ समझ में आता है इन 5 राज्यों के चुनावों को देख करके? और खासकर कुछ ऐसे सर्वे आ रहे हैं जो मध्य प्रदेश में आज की तारीख में भी बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, लेकिन कुछ सर्वे ऐसे भी हैं जो यहाँ से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को सस्टेन करने की बात कर रहे हैं और बीजेपी की सरकार जाने की बात मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आप वहाँ पे हैं तो आपसे समझना चाहता हूँ कि आप क्या कुछ देख रहे हैं। राजीव जी देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश का रोड रिश्ता है, सीमाएं लगी हुई हैं। ग्वालियर की बेटी है बसले, वहाँ मुख्यमंत्री 2 बार रही हैं, तीसरी बार भी अब मैदान में उतर तो आई हैं कुछ दिन की उपेक्षा के बाद। तो दोनों राज्यों का मिजाज लगभग एकता है। यहाँ भले ही 3 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार है या नहीं है ये महसूस जनता 3 साल में कर नहीं पाई, सिवाय इसके कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने अपने जीत के लिए, अपनी सत्ता में वापसी के लिए 1.25 करोड़ महिलाओं को एडवांस में चुनाव से 4-6 महीने पहले ही 1000 रुपये महीना देना शुरू कर दिया। वो 1250 हो गया, जब तक मतदान होगा मुझे लगता है 1500 हो जाएगा। तो ये एक हल्की कोशिश राजनीति में रिश्तों को और संवेदनशील मामलों को रख के चुनाव जीतने की पहली बार हुई है। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में स्थितियां बिल्कुल भिन्न है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को परफॉर्म करने का 5 साल का पूरा मौका मिला है और वहाँ की जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, उनका प्रभाव इतना है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी को भी जयपुर में अपनी सभा में ये कहना पड़ा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इन योजनाओं को, मौजूदा सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का रास्ता बहुत आसान नहीं है।
मध्य प्रदेश में तो खास तौर पे इसलिए नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी 3 तरह के अंतर्विरोधों से जूझ रही है। एक केंद्र से उसको लड़ना पड़ रहा है, एक स्टेट में ही अपने कार्यकर्ताओं से लड़ना पड़ रहा है, और कांग्रेस तो मुख्य प्रतिद्वंदी है ही। इसके बावजूद बीएसपी अब जो मैदान में कूदी है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान होने वाला है। पहले मुझे लग रहा था कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी के चुनाव मैदान में आने से कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन अब स्थितियां भिन्न हैं, क्योंकि ज्यादा जो बागी है वो बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर सवार हो गए हैं। और हाथी जब निकलता है चुनाव मैदान में तो आपको मालूम है किस तरह से स्थितियां बदलती हैं, पहले भी बदली हैं और अब भी बदलती दिखाई दे रही है। राजीव जी, हाथी जब निकलता है मैदान में, ऐसे भी जब हाथी ऐसे भी निकलता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन ये जब चुनावी मैदान में हाथी निकलेगा तो क्या कुछ होगा। और बीजेपी के कई बागी हाथी पर सवार नजर आ रहे हैं। बहुत शानदार विश्लेषण राकेश अचल साहब। और सीधा एक बार फिर से प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं। प्रेम कुमार जी भी बहुत देर से अपनी बात कहने के लिए आपके पास भी आता हूं, प्रेम कुमार जी, और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास भी। लेकिन प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे एक दूसरी बात, मैं जान रहा हूं कि वहां बहुत लोग हैं जो बात रखना चाहते हैं, लेकिन आपकी बात यहां बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझना कि क्या आपको वहां पर लोकल इश्यूज की जो बातें हैं, सड़क की बात, गड्ढे की बात, ये सारी बातें तो होंगी, लेकिन ओवरऑल क्या कुछ सुनाई दे रहा है? क्या गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया अब आमने सामने हैं? अब वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम कैंडिडेट होंगी या नहीं होंगी, ये तो सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि वो मैदान में है राजस्थान में। तो इसके बाद चूंकि वसुंधरा आ चुकी हैं मैदान में, तो इसके बाद क्या अशोक गहलोत के ऊपर किसी तरह की अगर चुनौती जो है वो पहले से ज्यादा नजर आ रही है, या कुछ वैसी चुनौती है जैसी पहले थी? देखिए राजीव जी, बीजेपी माने या न माने, और बीजेपी भले ही वसुंधरा राजे को किनारे कर दे, लेकिन जनता के बीच मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में है। और जो मैंने देखा और बात किया लोगों से, एक तो शहरी क्षेत्र में, बाजारों में जरूर लोग बीजेपी की बात करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, देहातों में कभी भी इन इलाकों में, कम से कम भरतपुर और धौलपुर में, गांव में कांग्रेस का बड़ा मजबूत अभी भी आधार बचा हुआ है। तो ये बड़े सहजता से कहा जा सकता है कि गहलोत साहब बिल्कुल बीच मैदान में है। एंटी इनकम्बेंसी कम से कम इन इलाकों में नहीं है, जिसको 3 दिसंबर को देखा भी जा सकता है। अभी कैंडिडेट नहीं आया, उसके बावजूद ये बात मैं जनता से, बहुत सारे लोगों से बात करके बहुत सेफली कह सकता हूँ कि गहलोत साहब मजबूत टक्कर में है। और दूसरी बात कि ग्रामीण अंचलों में उनकी लोकप्रियता ज्यादा है और काफी लोकप्रिय है। यहाँ पे लोगों के इश्यूज हैं, लेकिन जो इनके अच्छे काम है उसको भी लोग याद करते हैं, एक बात। दूसरी की बात, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी का, अफसरशाही का इस्तेमाल, और जैसे आप बता रहे हैं कि डिफेंस को भी कहा गया है सेल्फी पॉइंट। देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा और जो इंगेजमेंट राहुल गांधी कर रहे हैं, ये सेल्फी पॉइंट से हारने वाला आइडिया नहीं है कि आप बहुत सारी बड़े एक आइडिया को सेल्फी पॉइंट खड़ा करके, कोई पोस्टर लगा के, कोई इश्तिहार से आप उसको कर सकते हो, क्योंकि जो डायरेक्ट कनेक्ट है जनता के बीच में राहुल गांधी का, वो उसका जवाब मोदी साहब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारे जो चीजें हैं, हथकंडे, मुझे लगता नहीं कि इस तरीके से चलेगी, क्योंकि देश के लोकतंत्र में इस तरीके की बातें ये भी देखी, कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने इस तरीके की चीजें की हैं और वो कामयाब नहीं हुए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद प्रशांत टंडन जी। आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब अगले पड़ाव पे आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। और सीधा आना चाहता हूं पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, फिर प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं। स्वामी जी, बहुत सारी बातें प्रशांत टंडन जी की भी सुन रहे थे आप, राकेश अचल जी की आपने सुनी, और यहां से जरा आपसे समझना चाहता हूं, अब चुनावी रणनीतियों में मोदी की अपनी रणनीति चल रही है, और उन रणनीतियों को कैसे आप देखते हैं? 2024 बनाम 2023, क्या 2023 जीते या हारे ये मायने नहीं रखता मोदी के लिए, मायने ये रखता है कि 2024 किसी भी हाल में जीतना है। और
और अगर किसी भी हाल में, यानी कोटेड अगर किसी भी हाल में जीतना है, तो फिर तो हम यहां बहुत कुछ देख सकते हैं आने वाले समय में। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। नहीं, देखिए राजीव जी, बहुत सारी रणनीति मुझे समझ में नहीं आ रही है। देखिए, जैसे राजस्थान की स्थिति है, वसुंधरा राजे को आपने टिकट दे दिया, मान लीजिए वसुंधरा राजे जीत जाती हैं और बीजेपी अपोजिशन में आ जाती है, तो लीडर अपोजिशन अगर आप वसुंधरा राजे को नहीं बनाएंगे तो उनके गुट के जो विधायक हैं उनकी मनस्थिति पे क्या होगा। अगर मान लीजिए राजस्थान के अंदर सत्ता में आ जाते हैं और वसुंधरा राजे को आप मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो क्या स्थिति होगी। या तो स्पष्ट रूप से कह दीजिए कि ये हमारा लीडर प्रोजेक्टेड है, वसुंधरा राजे को टिकट मत दीजिए। वसुंधरा राजे को टिकट भी देंगे और उनके प्रतिद्वंदियों को भी टिकट देंगे और दिया कुमारी को भी टिकट देंगे। वही स्थिति मध्य प्रदेश की है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। आज की तारीख में जो कांग्रेस की रणनीति ओबीसी राजनीति की है, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री अगर वो जीते या बीजेपी हारी और उनको लीडर अपोजिशन न बनाकर अगर तोमर साहब को बनाया जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि आप एक मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को कि हम एक ओबीसी को रिप्लेस करेंगे एक राजपूत से। यह रणनीति मुझे समझ में नहीं आ रही है। देखिए, जो राहुल गांधी ने कहा वो रणनीति समझ में आती है, क्योंकि जो बात आप कहते हैं और जो आप करते हैं उसके बीच में तारतम्य होना चाहिए। 4 मुख्यमंत्रियों में से अगर 3 ओबीसी हैं और 1 राजपूत है, बात समझ में आती है कि आप ओबीसी की राजनीति खेल रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़े प्रदेश के अंदर अगर ओबीसी मुख्यमंत्री को हटाकर उसको प्रोजेक्ट न करके अगर आप ये मैसेज दे रहे हैं कि एक राजपूत बनेगा, तो इसका मतलब आप खुद जो कांग्रेस की रणनीति है या इंडिया अलायंस की रणनीति है उसके अंदर उलझ जा रहे हैं। तो मुझे वास्तविकता में ये रणनीति समझ में नहीं आ रही है। कोई भी रणनीति समझ में नहीं आ रही है। रणनीति, अगर मैं सलाहकार होता मोदी जी का, मान लीजिए, तो मैं उसे कहता सबसे पहला काम मोदी जी को करना चाहिए, सबसे पहला उन्हें मणिपुर जाना चाहिए और 3 दिन रहना चाहिए और वहां पे कुकी समुदाय और मैथिली समुदाय के साथ बैठ के खाना खाना चाहिए और जैसे इवेंट वो किया करते हैं अक्सर, उस प्रकार का इवेंट करना चाहिए जिससे जनता को यह मैसेज मिले कि उनके लिए देश की 142 करोड़ जनता समान है, कोई हिंदू नहीं है, कोई क्रिश्चियन। अच्छा, एक और कैच समझिए राजीव जी, ये लोग कुकी समुदाय को क्रिश्चियन की तरह पेश कर रहे हैं। वास्तविकता क्या है? मैंने मध्य प्रदेश के झबुआ और जो मंडला और ये धार के इलाकों के लोगों से जो बात की, उससे पता चला कि सबसे ज्यादा अगर रोष किसी समाज के अंदर है वो आदिवासियों में। और ये कोइंसिडेंस है कि राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी, यहां जहां जहां इलेक्शन हो रहा है वहां पे आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा रोष इस समाज के अंदर है। तो अगर आप जो कुकी समाज है, जो आदिवासी समाज बेसिकली है, उसको अगर इस हद तक इग्नोर कर देते हैं कि 6 महीने से आग लगी है आप नहीं जाते हैं, इसका मतलब उनके घावों पे आप चोट पहुंचा रहे हैं। तो अगर इवेंट मैनेजमेंट करना है तो सरकारी अधिकारियों को भेजने से मेरे ख्याल से नुकसान ज्यादा होगा। मोदी जी को खुद, जिस प्रकार राहुल गांधी एक टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं और कभी कारपेंटर्स के पास जा रहे हैं, कभी सब्जी रोप रहे हैं, कभी धान रोप रहे हैं, मोदी जी को भी उस प्रकार के इवेंट करने चाहिए। जो 10 करोड़ की कार उन्होंने खरीदी है उसे थोड़े दिन के लिए गैराज भेज दें, एक साधारण उसमें गाड़ी में चलें, मारुति 800 टाइप की, जैसे अरविंद केजरीवाल चला करते थे, और गरीब जनता से मिलें, उनसे झप्पी लगें, जो मैसेज जाए जनता के अंदर। क्योंकि एक बड़ी अच्छी रोचक बात मैंने सुनी, जब ये हुआ ना कि ये तो राज परिवारों का एरिया है, यहाँ तो महल ही जीतता है, उन्होंने कहा एक महल है, हजारों झुग्गियां हैं। ये लड़ाई राजीव जी महल की और झुग्गियों के बीच की है, और झुग्गियां लाखों की संख्या में होती है, और यही झुग्गी वाले जो हैं ये सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। मैं देखता हूं राजीव जी, रोज देखता हूं सब्जी बेचने वालों को, 3 व्हीलर वालों को, टैक्सी वालों को, और मेरी आदत है मैं उनसे बात करता हूं। वो कहते हैं साहब, जीवन जिनके पास 3-3 टैक्सियां थी राजीव जी, आज इतने लोन्स हो गए, 2 टैक्सी वो बेच चुके हैं और तीसरी टैक्सी को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ग्राहक है नहीं, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, सीएनजी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जो कस्टमर प्राइस देता है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, ओला उबर नहीं करते। ओला उबर के ड्राइवर्स का किसी दिन आप सर्वे करके देख लीजिए, 3 व्हीलर वालों का सर्वे करके देख लीजिए। घर नहीं चल रहे हैं, चूल्हे नहीं चल रहे हैं लोगों के, लोग कर्जों में डूबे हुए हैं, सोना बेच रहे हैं, उधार लेके जीवन चला रहे हैं।
तो इसलिए ये महल की राजनीति को छोड़कर 10 करोड़ की कार और 10,000 करोड़ के हवाई जहाज को छोड़कर मोदी जी को, मेरी स्ट्रेटेजी अगर वो मानते तो उनको जनता के बीच में जाना चाहिए, लोगों को झप्पी लगाना चाहिए और एक टी शर्ट में घूमे, 5 बार ड्रेस अगर दिन में बदलेंगे तो उनको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। जी, बहुत सारी बातें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ रख रहे हैं, कह रहे हैं। और 2024 का चुनाव बनाम 2023 का चुनाव और उसमें मोदी जी की रणनीति। लेकिन प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है जैसे कल मध्य प्रदेश में हुआ, बीजेपी के लोग अपने ही लोगों को, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री को भी और उनके साथ भी धक्का मुक्की, वो तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी। और न सिर्फ जबलपुर बल्कि हमने कुछ तस्वीरें वहाँ ग्वालियर की भी देखी। तो ये जो तस्वीरें हैं या ये क्या कुछ कहती हैं, बीजेपी के अंदर खाने जो कुछ चल रहा है, इससे भी मोदी जी परेशान तो हो रहे होंगे। राजीव जी, ये बात तो सब लोग बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश से अभी भी अचल जी थे, उन्होंने भी बताया कि 40 साल में उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी में इस स्तर पर उपद्रव देखने को मिल रहे हों, इस तरह से बागी सामने आए हैं। तो इसके नतीजे भी हैं, क्योंकि इसके कारण भी हैं, क्योंकि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने मनमाना निर्णय कभी नहीं लिया था कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी अनदेखी करते हुए केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देना, सांसदों को टिकट देना और निरुद्देश्य तरीके से, क्योंकि उसका लॉजिक समझा नहीं पा रहे हैं। जो मंत्री चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्यों लड़ रहे हैं, जिनके टिकट कट रहे हैं उनको नहीं पता चल रहा है, जिनको मिल रहे हैं उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से गुस्सा और ज्यादा हो गया है। सिर्फ उन लोगों में गुस्सा नहीं है जिनको टिकट नहीं मिले, उन लोगों में भी गुस्सा है जिनको टिकट मिले हैं। तो ऐसे हालात कहाँ होते हैं, ये स्थिति मध्य प्रदेश में है। दूसरी बात है कि राजस्थान को भी देख लीजिए। राजस्थान में एक निर्णय लेकर चली भारतीय जनता पार्टी कि वसुंधरा राजे को हम माइनस करके चलेंगे, और नरेंद्र मोदी जी ने तो मंच पर 3 बार ऐसा किया कि वसुंधरा राजे की तरफ देखा तक नहीं, नाम तक नहीं लिया, न अभिवादन न लिया न दिया। तो इसके बावजूद ये ऐसी परिस्थिति बन गई बगावत की कि वसुंधरा राजे के सामने अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को झुकना पड़ा। और अभी जो सूची जारी हुई है उसमें वसुंधरा राजे के समर्थकों को एकोमोडेट करना पड़ा है। जिनके टिकट कटे हैं उनको टिकट देना भी पड़ा है। पहली सूची में नाम नहीं थे, दूसरी सूची में देना पड़ गया। तो ये बता रहे हैं कि उनको अपनी गलती जो है, ये गलती इतनी बड़ा ब्लंडर बन गया है कि उनसे संभाले अब संभल नहीं रहा है। अब सवाल यह है कि जितना असंतोष राजस्थान में फैल चुका है या मध्य प्रदेश में फैल चुका है, उस असंतोष को कैसे पूरा करे, क्षतिपूर्ति कैसे करे, क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करे। तो क्राइसिस मैनेजमेंट होगा कैसे? आपको तो वसुंधरा राजे के माध्यम से ही क्राइसिस मैनेजमेंट करना है। आपको वहां मध्य प्रदेश के स्थानीय लीडरशिप बिना मुख्यमंत्री जी को साथ लिए हुए क्राइसिस मैनेजमेंट हो सकता है क्या? क्या विजय वर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर को साथ लिए बगैर क्राइसिस मैनेजमेंट हो सकता है? भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी थी, आखिरकार उनको नहीं लड़ाया जा सका क्योंकि इतना संतोष बढ़ चुका था कि एक और मोर्चा खोलने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिर से चुनाव में नहीं भेजा गया, ये जबकि तय बात थी कि ऐसा होगा। तो ये सारी स्थितियां बता रही हैं कि बैकफायर कर रहा है और इसको आलाकमान ने मानना भी शुरू किया है कि उनके स्टेप्स उनको बैकफायर कर रहे हैं। अब जो बचा हुआ समय है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात हुई, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस है, प्रतिद्वंदी कांग्रेस तो कांग्रेस इसका फायदा कैसे उठाए? देखिए, असंतोष तो कांग्रेस में भी है, ये हो सकता है कि कम हो ज्यादा हो, बीजेपी में ज्यादा है, ये है असंतोष यहाँ भी है। और अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से बात रखी, इंडिया गठबंधन को लेकर के तरह तरह से क्वेश्चन उठाने का मौका मिला, लेकिन आज राहुल गांधी जी का जो हस्तक्षेप है वो इतना प्रभावी हस्तक्षेप है कि ये मामला सुलझ गया। जो अखिलेश यादव एकदम बागी हुए दिख रहे थे या मीडिया में भी नजर आ रहे थे,
वो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेता से बात हो गई है और अब हमें कोई शिकायत नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। अब अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में कोई सहमति बन जाती है, समाजवादी पार्टी को 2-4 सीटें दे दी जाती हैं और मिल करके चुनाव लड़ लेते हैं या कुछ भी होता है, कम से कम अब वो वाली स्थिति नहीं है जो 2 दिन पहले दिख रही थी। इवन अजय राय ने भी अपनी गलती मानी है, दूसरे यानी एक क्राइसिस मैनेजमेंट चल रहा है। तो ये स्थिति है कांग्रेस के भीतर। हाँ, एक जरूर है कि कांग्रेस के भीतर राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जिस तरीके से खुलेआम शीत युद्ध अब भी जारी है, तो उसको देखते हुए फिर भी प्रियंका गांधी का ये जबरदस्त हस्तक्षेप है कि एक मंच पर वो दोनों को बिठा रही हैं, दिखा रही हैं कि देखो हम तो दोनों नेताओं को बिठा चुके हैं, हमारे साथ तो सब एक है और आप वसुंधरा को समझा नहीं पा रहे। ये हालात उन्होंने बताए, स्थिति रखी। तो ये सब जनता के बीच सीधा मैसेज है, लेकिन लड़ाई कांटे की है, ये माननी पड़ेगी राजस्थान में कम से कम। और दूसरे प्रदेशों में राहुल गांधी का वो बयान अभी भी हमें सही लगता है, जो उन्होंने बयान दिया था कि राजस्थान में कांटे की टक्कर में हम शायद जीत सकते हैं और बाकी प्रदेश में जीत रहे हैं। वो राहुल गांधी ने वो बयान अब भी जिंदा है और मुझे लगता है एग्जिस्ट करता है। तो हालांकि परिस्थितियां बदली हैं और आगे भी बदलेंगी, बदल सकती हैं, मगर चुनावी राजनीति रोचक हो चुकी है और जो केंद्रीय स्तर पर इन असफलताओं के बीच जो बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, सेना के इस्तेमाल का, सरकारी कर्मचारियों के इस्तेमाल का, ये वास्तव में 2024 का डर इन विधानसभा चुनाव में उत्पन्न परिस्थितियों से जो पैदा हुआ है उस डर का कारण है। इंडिया गठबंधन के बनने के कारण जो डर पैदा हुआ है उसके कारण ये चीजें ऐसी हो रही हैं जो निर्लज्ज तरीके से हो रही हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाकर हो रही हैं, राजनीति का जो पतन है उसको दर्शाती हुई हो रही है, नैतिक पतन तो पूरी तरह से दिख रहा है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हार का खौफ जो 2024 में हार का खौफ 2023 में देख रही है भारतीय जनता पार्टी। जी, क्या अमलेंदु जी जो बात यहाँ कह रहे हैं प्रेम कुमार जी की 2024 में हार का खौफ 2023 में बीजेपी देख रही है और उसी के लिए ये तैयारियां चल रही हैं। और आज की तारीख में अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में अगर कांटे की टक्कर भी है तो ये अगर राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं, जैसी यात्रा उन्होंने अभी तेलंगाना में की और मिजोरम में की है, और पहले तो भारत जोड़ो यात्रा में थे ही, उन्होंने की ही है यात्रा, लेकिन कुछ ऐसी यात्राएं अगर हो जाती हैं, क्योंकि अभी वक्त है 25 नवंबर को चुनाव है, तो क्या कुछ परिवर्तन देखते हैं आप? निश्चित तौर पर राजीव जी काफी परिवर्तन आ चुका है और काफी परिवर्तन आएगा आने वाले समय में। आपको याद होगा राजीव जी कि कर्नाटक के चुनाव में, चुनाव से ठीक पहले वहां सिद्धारमैया और जीके शिव कुमार का एक आपस में इंटरव्यू करते हुए वीडियो कांग्रेस ने जारी किया था और वहां भी यही कहा जा रहा था कि सिद्धारमैया और जीके शिव कुमार के बीच में जो है बहुत ज्यादा तनाव है और वहां जो है वो कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है किसको वहां लीडर बनाया जाना है। यानी वहां से कांग्रेस ने एक संदेश दिया कि किस तरीके से उसने अपनी शीर्ष लीडरशिप में एक समझौता करा दिया है और वो दोनों मिलकर के जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो अभी प्रियंका गांधी गई थी और उनके साथ जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ साथ रहे और अकेले में जाकर के बात हुई और वो उनके विजुअल जो थे वो जिस तरीके से वायरल हुए, उसने भी एक संदेश दे दिया कि किस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो है वो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए एकजुट हो चुके हैं। और अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब सचिन गहलोत से लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपने सुना नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि हम मिलकर के जा रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। तो यानी कि दोनों तरफ से ये चीजें साफ हो चुकी कि वो आपस में अंदर कुछ भी तलवाने कोई भांजता करे, लेकिन चुनाव के मोर्चे पर दोनों एक है और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए दोनों काम कर रहे हैं। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है और इसलिए नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वही राज्यों के अंदर जबरदस्त तरीके से गुटबाजी को प्रश्रय दे रहा है और सारे गुटों को निपटाना चाहता है। ये जो है केंद्रीय नेतृत्व का लक्ष्य जो है वो सामने साफ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अंदरूनी संकट है वो जब तक केंद्रीय नेतृत्व पार्टी का नहीं चाहेगा तब तक वो हल नहीं होगा और ज्यादा बढ़ेगा।
और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किसी भी तरीके से नहीं चाहेगा कि जो क्षेत्रीय क्षत्रप है वो आपस में एकजुट होने पाए, क्योंकि उसके लिए फिर 2024 में केंद्रीय नेतृत्व के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अपने क्षेत्रीय क्षत्रपों को निपटाने पर लगा है और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो अपने क्षेत्रीय क्षत्रपों को मजबूत करने में जुटा है। मुझे लगता है ये अंतर जो है कांग्रेस को काफी आगे भारतीय जनता पार्टी से ले जाता है। जी, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से किस ढंग से कौन सी रणनीति आगे ले जाती है। लेकिन इस बीच अभी आप देख रहे हैं ठीक मेरे नीचे ये लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट कांग्रेस की आ गई है राजस्थान की, और इस लिस्ट में 43 कुल उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट यहाँ पे, और 33 सीट्स की घोषणा पहले हो गई थी, 33 यानी 33 उम्मीदवारों की घोषणा पहले, और ये अब दूसरी लिस्ट आ गई है अभी अभी राजस्थान की, और इस लिस्ट में 43 उम्मीदवारों की सूची है, यानी कि अभी तक 76 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। 33 और 76 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। ये पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं। जगदीश चंद्र जांगीड़ हैं, गुरमीत सिंह यहाँ हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण उम्मीदवार यहाँ पर हैं उन सब की सूची अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण है इसलिए भी क्योंकि जब हम अभी चर्चा कर रहे हैं और राजस्थान की चर्चा कर रहे थे, इसी बीच आप देख लीजिए कि राजस्थान की दूसरी लिस्ट अपने पास है, दूसरी सूची अपने सामने है, और इसमें 43 उम्मीदवारों के नाम हैं, 43 नए उम्मीदवार यहाँ पे, और इसमें से कितने उम्मीदवारों को, कितने विधायकों को रिपीट किया गया है ये भी देखा जाएगा। थोड़ी देर में वो तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही है कि ये उम्मीदवारों की दूसरी सूची यहाँ आ चुकी है। एक बार जल्दी से आना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आता हूँ। दीपक जी, कैसे देखा जाए, कांग्रेस भी अभी पूरी तैयारियों के साथ नजर आ रही है? देखिए, दोनों पार्टियों के बीच बड़ा बुनियादी फर्क आप देखिए राजीव जी, जिसकी चर्चा अपने साथियों ने भी की। ये 5 राज्य जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर जितने भी तरह की गुटबाजियां थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, एक तरह से आयरन आउट कर दी गई है। राजस्थान की बात हम कर चुके कि अब वहां पर जो है अपने गहलोत साहब और सचिन पायलट ये मिलकर अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और दौसा की जो सभा हुई थी बड़ी जबरदस्त, आप जो कह रहे थे कि राहुल गांधी वहां जाएंगे, बचा कुचा काम करेंगे, मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी ने काफी काम वहां पर कर दिया है। अभी जो 3 दिन पहले वहां पर जो सभा हुई वो काफी जंगी सभा थी और बड़ी सफल सभा थी। उसने, ठीक है, जो लोग आए, भीड़ भाड़ आई, वो एक अलग बात है, लेकिन उसने एक संगठित चेहरा जो है वहां की कांग्रेस का वो जनता के सामने वो ले आए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि बहुत समय, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी उम्मीद थी कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच जो 2.5 साल के फार्मूले का जो पिछले 3-4 साल से विवाद चल रहा था, तो उसके कारण क्या ये यहाँ भी कांग्रेस में कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन अब वो भी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। मिजोरम में जाइए, मिजोरम के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जो लालथन हावला जो थे, और एक इसके पहले जो वहां पे कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, शायद हल सातव ऐसा कुछ उनका नाम है, वो दोनों इस समय राहुल गांधी के 3 दिनों पूरे साथ थे। वहां पर भी एक संगठित चेहरा है। मतलब ये है कि जहां जहां पे तेलंगाना में ऐसी कोई समस्या नहीं है, जो रेवंता रेड्डी है वो एकमात्र नेता है, और ऐसा कहा भी जा रहा है कि अगर पार्टी वहां जीतती है तो शायद वो जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश में भी जिस बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी बिखरी है, उसके मुकाबले कांग्रेस के जो वहां पर जो कुछ थोड़े बहुत जो ये हैं मतभेद हो सकते हैं किसी पार्टी, किसी प्रत्याशी को लेके, किसी सीट के लिए, वो अब कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, 2 बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया। एक तरफ कांग्रेस जो है वो लगातार एकत्र हो रही है, एकजुट हो रही है, संगठित और संयुक्त चेहरा लेके सामने आ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या ये है कि अब वहां पर लगातार नेता बिखर रहे हैं। अब आप देखिए कि जिस तरीके से इनको लाया गया है वसुंधरा राजे को, लेकिन वसुंधरा राजे को जितना आहत करना था कर लिया, उनका जितना अपमान करना था कर लिया। और इसके विपरीत अब जो चाहे वो चुनाव लड़ ले, जो कुछ भी है, लेकिन वो वैसे उत्साहपूर्वक चुनाव लड़ेंगे क्या, ये मैं नहीं जानता। उनके कार्यकर्ता क्या वैसे उत्साहित होकर इस चुनाव में सक्रिय होंगे, मैं नहीं जानता। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ा संकट ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे की पूरे 3 मोर्चों पे चुनाव लड़ रही है। एक है संगठन,
संगठन का काम है, ठीक है भाई, जो भी प्रत्याशी हैं इनके आपस में जो भी आपस में जो मनमुटाव है वो होते रहे, लेकिन हमें तो उनका काम करना है। दूसरे स्तर पर है प्रत्याशी। अब प्रत्याशियों के लिए कोई ऐसा नेता नहीं रह गया है, न तो मोदी उनके नेता रह गए हैं और न तो स्थानीय जो नेतृत्व है वो रह गए। अब सारे के सारे प्रत्याशी जो हैं उन्हें अपने दम पर ही जीत कर आना होगा। और तीसरे उसमें एक एलिमेंट है, वो है खुद मोदी। तो भारतीय जनता पार्टी इन तीन चीजों में विभक्त हो गई है, पार्टी अलग, स्थानीय नेता अलग और मोदी जी अलग। अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए आप लड़िए और जिस तरीके से आप इस वैतरणी को पार कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा संकट है। राजीव जी जी, बहुत बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन उधर राजस्थान में कांग्रेस की दूसरी सूची 43 उम्मीदवारों की, 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आ गई है और 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई थी। कांग्रेस में लगभग शांति दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी यहाँ बहुत परेशान नजर आ रही है। ज़रा समझना चाहता हूँ क्लोजिंग कमेंट के रूप में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि कांग्रेस बनाम भाजपा, और राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, और यही दोनों राज्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। छत्तीसगढ़ में तो माना जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही, लेकिन इन दोनों राज्यों में बहुत सारी बातें हो रही हैं। क्या कुछ आप राजस्थान की दूसरी लिस्ट आने के बाद देख रहे हैं? क्या कुछ आपको समझ में आता है कि कांग्रेस और भाजपा क्या यहाँ रिवाज बदलने जा रहा है राजस्थान में? आपका नज़रिया समझूं। हालांकि प्रशांत टंडन जी अभी घूम रहे हैं और वो भी बता रहे हैं कि ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण एरिया में गहलोत साहब जो हैं वो काफ़ी वहाँ पॉपुलर हैं। और वैसी स्थिति में, और अभी जो पिछले 6-8 महीने में या कहें तो पिछले 5 साल तक लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया को जो हाशिए पर रखा गया, उसका क्या फ़ायदा कांग्रेस को मिल सकता है और क्या नुकसान बीजेपी को हो सकता है? ज़रा बताइए। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। रिकनेक्ट करना पड़ेगा, आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन जब तक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास आते हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी, ज़रा आपके पास एक बार फिर से आना चाहता हूँ। कैसे देखते हैं आप इसको? फ़ायदा नुकसान की बात हम कर रहे हैं और इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एक आदमी को जो 2 बार की मुख्यमंत्री रही, 5 बार के उसी विधानसभा क्षेत्र से वो जीत के आई, 5वीं बार अब वहाँ से वो उम्मीदवार बनाई गई हैं, और उनको हाशिए पर रखना, ये फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है? राजीव जी, अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए और एक आम राजनीतिक विश्लेषक की दृष्टि से देखा जाए, मुझे लगता है कि ये घाटे का सौदा है। और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह अपने बड़े नेताओं को इस तरीके से किनारे करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का ही काम किया है। आप देखिए, जितना अभी अपमान वसुंधरा राजे सिंधिया का किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो किया जा चुका। इसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान का जितना अपमान किया जा रहा था वो किया जा चुका। तो यानी आप चुनाव में जाना चाहते हैं, उनके नाम को आप लेना नहीं चाहते, मगर उनके काम को जो है आप जो है वो भुनाना चाहते हैं। तो ये कैसे संभव है? यानी अगर आप जाएं तो वोट मांगेंगे आप जाकर के मोदी जी के कमल के नाम पे, और फिर आप कहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किए या जो वसुंधरा राजे जो है वो सम्मान पूर्वक जो आपके लिए काम करे, तो ये कैसे संभव होगा? मुझे लगता है कि चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, दोनों अपने सम्मान का बदला लेने के लिए काम करेंगे। और मजे की बात यह राजीव, जो मैं समझता हूं कि जिन लोगों को वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को निपटाने के लिए भेजा गया, उनको भी लग रहा है कि उनको निपटाने के चक्कर में कहीं हमको तो नहीं निपटाया जा रहा है, तो वो लोग भी किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को निपटाने के लिए ही काम करेंगे। तो मोदी जी की रणनीति यहाँ जिस तरीके से तमाम लोगों को निपटाने की रही है, उसमें मोदी जी खुद निपट रहे हैं। ये देख आने वाले समय में मालूम पड़ेगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर चीजें हो रही हैं। कांग्रेस के अंदर जो चीजें आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने नेताओं को एकजुट कर लिया, चाहे वो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर पा रही है। और कल जिस तरीके से जबलपुर से जो विजुअल्स आए हैं, खासतौर से जो भूपेंद्र यादव उनके बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, अमित शाह के बाद नंबर 3 समझे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनके साथ जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने व्यवहार किया है और उनके पीएसओ के साथ जो व्यवहार हुआ है, आप समझ सकते हैं ये परिस्थितियां किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बनाएगी, अपने विद्रोह को दबाएगी, या जिन नेताओं को किनारे कर रही है
उनका मन टटोली कि ये भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है पूरा चुनाव इसी में निकल जाएगा, क्योंकि जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े नेताओं का कर दिया है, अब जनता के बीच में जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? मान लीजिए शिवराज सिंह चौहान जाते हैं तो शिवराज सिंह चौहान से जनता कहेगी ना कि आप किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे? भारतीय जनता पार्टी तो आपके नाम पर वोट मांग नहीं रही है। यही हाल वसुंधरा राजे सिंधिया का होगा। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए परिस्थितियां काफी विषम है, और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से चाहे 2023 हाथ से निकल जाए, 2024 की तरफ उनका जो है वो निगाह लगी हुई राजीव जी, इसीलिए सारे ये काम किए जा रहे हैं। जी, एक महत्वपूर्ण काम जो लगातार किए जा रहे हैं, और वो है कि मोदी जी की नज़र जो है वो 2024 पर है, और 2024 के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। अधिकारियों को लगाया जा रहा है काम पे, रक्षा मंत्रालय को लगाया जा रहा है काम पे, और सेल्फी पॉइंट्स से लेकर के रथ प्रहरी तक बनाया जा रहा है। लोगों को सेल्फी पॉइंट्स पे ले जा कर के और मोदी जी के कटआउट्स के साथ में फ़ोटो खिंचवाइए और कहेंगे कि इस फ़ोटो को डालिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, उसको मैं रीट्वीट करूंगा, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी। तो बहुत कुछ आप देखेंगे अभी आने वाले समय में। प्रचार का अलग अलग जो हथकंडा है वो अपनाने की कोशिश मोदी जी की तरफ से होगी। लेकिन इस बीच राजस्थान से खबर ये आई कि कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी है, और इससे पहले 33 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई थी जिसमें तमाम दिग्गज नेता थे। और इसके अलावा आप मध्य प्रदेश में देख चुके हैं कि कांग्रेस 229 उम्मीदवारों की घोषणा ऑलरेडी कर चुकी है, और 228 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। बीजेपी की जो कल 5वीं लिस्ट आई थी, उस लिस्ट के बाद से वहां हाहाकार मचा हुआ है मध्य प्रदेश में। आज हमारे साथी गजेंद्र एंगले जो हैं, जो कल जुड़े थे जबलपुर से, वो अभी यात्रा कर रहे हैं, इसलिए उनको आज हम नहीं जोड़ पाए, लेकिन कल जरूर जोड़ेंगे हम, और मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तेलंगाना का हाल भी बताएंगे और छत्तीसगढ़ का हाल भी बताएंगे। आज इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जरा स्क्रीन पे हमारे साथियों को ले आइए। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमारे साथ, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी दोबारा नहीं जोड़ पाए हैं। स्वामी जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जुड़े हुए थे 3 और साथी, प्रशांत टंडन जी सीधे धौलपुर से जुड़े हुए थे, राकेश अचल जी ग्वालियर से जुड़े थे, और इधर दिल्ली से जुड़े थे प्रेम कुमार जी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया। असलम चिश्ती जी